नमस्कार, आप शिक्षक भर्ती देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को जय हिंद जय भारत। दोस्तों फाइनली टेट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो 29 मई को फैसला दिया है, उस फैसले का दोस्तों पूरा ऑर्डर जो है हम हिंदी भाषा में लेकर के आ चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पाएंगे पूरा दोस्तों ओरिजिनल ऑर्डर जो है हिंदी भाषा में मौजूद है मेरे पास। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी ये देने वाले हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पूरे ऑर्डर में क्या क्या जानकारी दी है, और सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों जो कहा है कि हम आपकी जो मतलब समय सीमा है वो 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर रहे हैं। तो आखिर दोस्तों इस ऑर्डर में कहां पर लिखा गया है उसके बारे में जानकारी देंगे। और उसके अलावा दोस्तों फाइनली यहां पर आएंगे तो आप लोग देख पाएंगे जो हमारे वकील थे, आप लोगों ने नाम सुना होगा, मुकुल रोहतगी हो गए, खुर्शीद साहब हो गए, मनु सिंघवी हो गए, ये तो जो तमाम विद्वान वकील थे, आखिर दोस्तों इन्होंने क्या क्या तर्क रखा है ये सुप्रीम कोर्ट ने भी दोस्तों जानकारी दे दी है। यहाँ पर जैसे दोस्तों आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों इनका नाम भी लिखा गया है। जैसे यहाँ पर दोस्तों देखेंगे ये लिखा गया है रोहतगी साहब। यहाँ पर देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने इनका नाम अपने जो है इस जजमेंट में ऑर्डर में दिया है। यहाँ पर लिखा गया है कि श्री द्विवेदी जी, डॉक्टर सिंघवी जी, यहाँ पर जो है रोहतगी साहब, पटवालिया, गिरी, खुर्शीद, जो सलमान खुर्शीद हैं आप लोग जानते हैं, तो इन सभी वकीलों का दोस्तों नाम इस ऑर्डर में लिखा गया है। तो बात करेंगे आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी वकीलों का नाम इस ऑर्डर में आखिर क्यों लिखा है। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे ये हमारे वकीलों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो 13 मई को सुनवाई हुई थी, दोस्तों जो तर्क रखा गया है कि जो है कोई अधिनियम कैसे लागू हो सकता है, जब 2010 में आया तो 2010 के पहले शिक्षकों पर कैसे लागू हो सकता है, ये तमाम तर्क दोस्तों इसमें रखे गए हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर आएंगे तो मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे लिखा गया कि अगर कोई अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था तो आखिर उक्त तिथि से पहले यानी उस अधिनियम आने से पहले भूत प्रभावी यानी जो ऐसे शिक्षक जो पहले से ही कार्यरत हैं, भूत प्रभावी शिक्षकों पर रूप से कैसे लागू किया जा सकता है, यहाँ पर लिखा गया है। तो जो आपके मन में पूरा डाउट था कि आखिर कोई कानून जो है कैसे पीछे लागू हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका भी जवाब दे दिया है कि आखिर उन्होंने पहले वाले शिक्षकों पर क्यों लागू किया है और कैसे लागू किया है। और इसके अलावा दोस्तों इस पूरे केस में दीपांकर दत्ता ने एक बात कंफर्म कर दी है कि भाई जो है हम आपके तर्क से संतुष्ट नहीं हैं। तो अभी आपको बताने वाले हैं कि आखिर जज दीपांकर दत्ता जो है किन तर्कों से संतुष्ट नहीं हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कहाँ पर इस पूरे ऑर्डर में ये लिखा गया है कि देश में जितनी भी याचिकाएं जो हैं डाली गई हैं सुप्रीम कोर्ट में टेट को लेकर, वो सभी की सभी खारिज हो जाती हैं। ये कहाँ पर लिखा है इसके बारे में जानकारी देंगे। और इसके अलावा दोस्तों कहाँ पर ये लिखा गया है कि 1 साल समय बढ़ाया गया है, और कहाँ पर दोस्तों ये लिखा गया है कि अब शिक्षकों का जो है कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो पूरी की पूरी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को अभी ये हिंदी वाला पीडीएफ भी दिया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों आप सभी को इसी वीडियो में ये बताया जाएगा कि अब शिक्षकों के पास आगे क्या रास्ते हैं, अब शिक्षक संगठन या शिक्षक जो है आपस में मिलकर और क्या काम कर सकते हैं जिससे उनको टीईटी मामले से छूट मिल जाए। तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर कर लें। नीचे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे सब्सक्राइब या फॉलो करने का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे फाइनली आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों हमारा ये चैनल जो है टेट अनिवार्यता के बारे में पूरी जानकारी बताने के लिए ही बनाया गया है, स्पेशल वही टेट अनिवार्यता के लिए। तो दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर कर लें। यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे 49,000 से अधिक शिक्षक समाज जो कि टेट से प्रभावित हैं, वो हमारे इसी चैनल से जुड़े हुए हैं। तो आप भी जुड़ जाएं। अब चलते हैं आप सभी को पूरी जानकारी 1 बाय 1 करके अच्छे तरीके से बताते हैं। फाइनली दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ये जो है हिंदी में अनुवाद अच्छे तरीके से किया गया है। बाकी आप लोग तो जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो ऑर्डर है वो अंग्रेजी भाषा में ही आता है। उच्चतम न्यायालय कहने का मतलब सर्वोच्च न्यायालय। और यहाँ पर दोस्तों ये सभी डायरी संख्या दी गई है। पूरे देश के 28 राज्य के 25 लाख शिक्षकों के लिए जो केस फाइल हुआ था सबका दोस्तों याचिका नंबर है, रिव्यू पिटीशन यहाँ पर देख पाएंगे। ये सारा का सारा डायरी नंबर है, आप लोग अपने राज्य का जो है देख पाएंगे। जैसे यहाँ पर मैं आप सभी को उत्तर प्रदेश का दिखाता हूँ। उत्तर प्रदेश का जो है मुझे याद है, तो सबसे पहले दोस्तों शायद यहाँ पर जो है दिया गया है, आप यहाँ पर आएंगे तो 5 34 34 जब इसमें ढूंढेंगे तो उत्तर प्रदेश का होगा। और इसके अलावा दोस्तों शायद 24 377 ढूंढेंगे तो मध्य प्रदेश या जम्मू कश्मीर का होगा। दोस्तों जैसे यहाँ पर देख पाएंगे 24 जो है 377 दिया है। तो इसी तरीके से आप लोग अपने राज्य का जो है डायरी नंबर खोज करके जानकारी ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात ये करते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है। तो दोस्तों पहली ही लाइन में आप लोग दीपांकर दत्ता ये न्यायाधीश का निर्णय यहाँ पर देख पाएंगे। दोस्तों ये इन्होंने ये पहली बात तो
ये की है कि हमें पुनरीक्षण याचिकाओं के एक बेंच यानी शुरुआत से 65 से अधिक, यानी दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मैंने आपको बताया था कि इसमें करीब 265 या 68 याचिकाएं जो हैं दायर की गई हैं। तो दीपांकर दत्ता साहब ये कहते हैं कि शुरुआत में 65 से अधिक याचिकाएं इसमें दायर की गई हैं, पर विचार करने के बाद, यानी जो 65 याचिकाएं दायर की गई हैं उन पर विचार करने के बाद उनके वकीलों की जो है दलीलें सुनने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट इस निर्णय पर पहुंचा है, निर्णय लेने का काम सौंपा गया है, जो एक समान शिकायत के साथ प्रस्तुत की गई हैं। यानी जो यहां पर 65 से अधिक याचिकाएं डाली गई हैं उनमें केवल एक ही समस्या है कि टीईटी अनिवार्यता से छूट दी जाए। तो वही दीपांकर दत्ता साहब कहती हैं कि जो एक समान सभी शिकायत प्रस्तुत करती हैं। अंजुमन इसाते तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य में हमारे द्वारा पारित निर्णय और आदेश में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई की त्रुटिपूर्ण व्याख्या करता है। यानी इनके द्वारा दोस्तों ये कहा गया कि जो हमने अंजुमन इसाते तालीम ट्रस्ट वाला केस है जिसका फैसला हमने 1 सितंबर 2025 को सुनाया, ये सभी 65 याचिकाएं कहती हैं कि उस फैसले में गलत है। ये जो है दीपांकर दत्ता साहब कहते हैं। आगे दोस्तों यहां पर यह कहा जा रहा है कि याचिकाओं में दिए गए बहुआयामी आधारों के आधार पर यह दावा किया गया है कि समीक्षाधीन आदेश के कारण याचिकाकर्ताओं के साथ घोर अन्याय हुआ है और इसलिए खुली अदालत की कार्यवाही में सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए इनकी समीक्षा की जानी चाहिए। तो यहां पर दोस्तों देख पाएंगे ओपन कोर्ट में जो मांग की गई थी फाइनली ओपन कोर्ट में आपकी सुनवाई हुई थी। अब दोस्तों यहां पर इनके द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि आदेश के माध्यम से अन्य बातों के अलावा आरटीई अधिनियम के लागू होने से पहले नियुक्त किए गए और छात्रों को शिक्षा दे रहे सेवारत शिक्षकों जिनकी सेवानिवृत्ति 5 वर्ष से अधिक का समय बचा शेष है उनको 1 सितंबर 2025 से 2 वर्ष के भीतर शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। तो दोस्तों ये 1 सितंबर के फैसले का उल्लेख करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग ये देख पाएंगे तीसरे पॉइंट में आएंगे तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि हालांकि पूर्णता के लिए हम यह दर्ज कर सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 21 के ए और प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों की गहन जांच के बाद हमें अंजुमन के पैराग्राफ 192 के बाद से यह माना था कि टीईटी उत्तीर्ण करने की आवश्यकता सेवारत शिक्षकों पर भी सेवा में बने रहने के लिए एक अनिवार्य पात्रता शर्त के रूप में समान रूप से लागू होती है। पदोन्नति के लिए तो यह और भी अधिक अनिवार्य है। यानी दोस्तों जज दीपांकर दत्ता के द्वारा ये कहा गया है कि जो हमने 1 सितंबर 2025 का फैसला दिया है उस फैसले में पैराग्राफ 192 के बाद से सभी शिक्षकों पर टीईटी लागू की जाती है जो वर्तमान समय में सेवा दे रहे हैं। लेकिन ऐसा शिक्षक जो प्रमोशन चाहता है तो उसको तो हर हाल में टिट देना ही पड़ेगा, बिना टिट के उसे कोई भी प्रमोशन नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ लिखा भी गया है कि एक जो है यहाँ देखेंगे पदोन्नति के लिए यह और भी अधिक अनिवार्य है टिट। आगे दोस्तों यहाँ पर यह दिखा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए हमने उन शिक्षकों की सेवा जो है 5 वर्ष से अधिक शेष थी टीईटी उत्तीर्ण करने के लिए 2 वर्ष की अवधि प्रदान की है। यानी जज दीपांकर दत्ता ने साफ कह दिया कि आर्टिकल 142 के तहत सभी शिक्षकों पर टेट लागू किया गया है और इसलिए उनको जो है 2 वर्ष का समय दिया गया है टेट पास करने के लिए। आगे यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पर दोस्तों ये लिखा गया कि हमने आगे स्पष्ट भी किया है कि शेष सेवा अवधि चाहे जो भी हो पदोन्नति इच्छुक किसी भी शिक्षक के लिए टीईटी करना अनिवार्य है। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने जो है मुख्य पॉइंट जो है ये कर लिया है। बाकी इनके द्वारा दोस्तों ये भी कहा गया है कि पुनरीक्षण की याचिका जब तक कि पहला न्यायिक दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से विकृत ना हो चांद मांगने जैसी है। एक अदालती हार का बदला कर्मियों को खोजने और परिणाम को पलटने की उम्मीद में दोबारा देखने के निमंत्रण में नहीं लिया जा सकता। आगे यहाँ पर दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अन्य जो है केसों का हवाला दिया है। बस हम आपको मेन पॉइंट बताते हैं। बाकी दोस्तों ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, वहां से आप लोग जा करके डाउनलोड करके अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इसी जो है कमेंट बॉक्स में दिया गया है, दोनों जगह दे दिया हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 90वें पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि हमें सर्वोच्च न्यायालय बार के उत्कृष्ट विद्वानों के सक्षम और प्रखर सहायता प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। यानी दोस्तों जो आप लोग समझते होंगे कि जो है इस सुनवाई में किसी राज्य के जज शामिल हुए थे तो मुकुल रोहतगी साहब, अन्य जो है सलमान खुर्शीद वगैरह शामिल हुए थे, तो उनका नाम लिखा गया है कि इस केस की सुनवाई में जो है विद्वान वकील आए थे। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर देखेंगे विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री बनर्जी हो जाएंगे, वरिष्ठ अधिवक्ता जो है श्री द्विवेदी डॉक्टर सिंघवी हो जाएंगे, श्री दोस्तों रोहतगी, श्री गुप्ता, पटवालिया, गिरी, खुर्शीद, झा और मोहना नायडू, ये रहीम आदि प्रकार के दोस्तों इसमें जो है वकील शामिल हुए थे। अब दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है
कि आखिर इन सभी वकीलों के द्वारा टेट को निरस्त करने को लेकर क्या क्या दलीलें दी गई हैं, क्या क्या तर्क दिए हैं, क्या क्या आपत्ति दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन चीज़ों को भी यहाँ पर मेंशन किया है। जैसे पहले यहाँ पर दोस्तों हम सब लोगों के वकील के द्वारा पहला तर्क यहाँ पर यह दिया गया है कि आरटीई अधिनियम के प्रावधान जो संशोधन अधिनियम 2017 द्वारा पेश किए गए संशोधन के साथ 1 अप्रैल 2010 से लागू हुए थे, उन्हें उक्त तिथि से पहले नियुक्त किए गए शिक्षकों पर भूत प्रभावी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। यानी दोस्तों हम सबके वकीलों द्वारा ये कहा गया है, आप लोग देख पाएंगे लिखा भी गया है कि शिक्षकों पर भूत प्रभावी कहने का मतलब पहले का कोई कानून 2010 में आया तो पहले उस शिक्षकों पर रूप से जो है लागू नहीं किया जा सकता। यानी कोई कानून अगर 2010 या 17 में आया है तो दोस्तों पहले के शिक्षकों पर लागू नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये हमारे वकील का कहना है। लेकिन अभी आपको बताऊंगा कि जब वकील ने ये सवाल जो है जज से किया, दीपांकर दत्ता से, तो इस पर जज दीपांकर दत्ता ने जो है क्या जवाब दिया, इनका जवाब दोस्तों आगे दिया गया है पॉइंट बाय पॉइंट में। जैसे यहाँ पर देख पाएंगे जज दीपांकर दत्ता के द्वारा इन सभी प्रश्नों का जवाब जो है यहाँ पर दोस्तों निर्णय वाले सेक्शन में दिया गया है, तो भी आपको बताएंगे। पहले आप लोग अच्छे तरीके से प्रश्न समझ लीजिए। तो दोस्तों पहले प्रश्न में ये कह दिया गया है कि आखिर जो है ये शिक्षकों पर पहले से कैसे लागू हो सकता है कोई कानून जो आपके मन में हमेशा से रहता था। फाइनली हमारे वकीलों के द्वारा इसमें पूछ लिया गया है। आगे दोस्तों यहाँ पर दूसरे पॉइंट में देख पाएंगे हमारे वकीलों के द्वारा यह भी पूछा गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद यानी एनसीटी एक्ट 1993 की धारा 12A के पहले परंतुक प्रोवाइजो का सहारा लेते हुए तर्क दिया गया है कि जो शिक्षक एनसीटी संशोधन अधिनियम 2011 के प्रारंभ होने से भर्ती किए गए थे उन्हें केवल इस आधार पर नहीं हटाया जा सकता कि वे जो है एनसीटीई द्वारा निर्धारित योग्यता को पूरा नहीं कर रहे हैं। यानी दोस्तों फिर से हमारे वकील ये कहते हैं कि हम ऐसे शिक्षकों को जिनकी नियुक्ति 2011 के पहले हुई है, हम उनको इस आधार पर नौकरी से नहीं हटा सकते कि उनके पास जो है निर्धारित योग्यता नहीं है। इनका साफ साफ कहना कि जब उनकी नियुक्ति हुई थी तो उनके विज्ञापन के हिसाब से उनकी नियुक्ति पूरी तरीके से सार्थक थी, वो योग्यता उस हिसाब से योग्यता वो पूरी करते थे। तो बाद में जब योग्यता बढ़ गई तो इसमें शिक्षकों का कोई गलती थोड़े है। अब आगे दोस्तों यहाँ पर तीसरे पॉइंट में ये भी कहा जा रहा है कि सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी की योग्यता पर जोर देना मनमाना है। पहला पॉइंट दोस्तों हमारे वकील के द्वारा ये कहा गया है कि जो शिक्षक ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं उन पर टेट अनिवार्यता लागू करना ये पूरी तरीके से मनमाना है, अनुचित है और अवांछित है। और इन्होंने दोस्तों ये भी कहा क्योंकि ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति तत्कालीन प्रचलित सेवा नियमों और विनियमों के अनुसार की गई थी। उस समय टीईटी उत्तीर्ण करना एक आवश्यक शर्त के रूप में निर्धारित था ही नहीं। बात तो सही है दोस्तों, 2011 के पहले टीईटी पास करना कहाँ जरूरी था। तो ये सभी सारी की सारी बातें हमारे वकीलों के द्वारा 13 मई 2026 को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में रखी गई हैं। आप लोग दोस्तों यहाँ पर आगे आएंगे तो इसमें यह लिखा गया कि इसके अतिरिक्त कुछ और राज्यों में शिक्षकों को इस आवश्यकता से स्पष्ट रूप से छूट दी गई है। आरटीई अधिनियम और विशेष रूप से धारा 23 की त्रुटिपूर्ण न्यायिक व्याख्या द्वारा टीईटी के बाद में यह अनिवार्य योग्यता के रूप में जो है थोपना और वह भी शिक्षकों के कैरियर के बीच में सेवा कानून के एक मौलिक सिद्धांत का उल्लंघन बताया गया है, जो कि यह नियुक्ति के बाद सेवा शर्तों में ऐसा बदलाव नहीं किया जा सकता जिससे कर्मचारी को नुकसान हो। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर वकीलों के द्वारा ये कहा गया है कि तो यहाँ पर मैंने आप सभी को सारी जानकारी बता दी है। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर वकीलों के द्वारा ये कहा गया कि इस कानून को बीच बीच में थोपना जो है कहीं ना कहीं शिक्षकों के मौलिक अधिकार का जो उल्लंघन करता है। आगे दोस्तों यहाँ पर घ पॉइंट में देख पाएंगे ये कहा गया कि एनसीटी द्वारा जारी 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के पैराग्राफ 4 के सी में अधिसूचना की तारीख से पहले कक्षा 1 से लेकर 8 के लिए नियुक्त शिक्षकों को उनके पैराग्राफ 1 में जो है निर्धारित योग्यताएं शामिल रखने की आवश्यकता से छूट दी गई थी, जिससे टीईटी योग्यता भी शामिल था। यानी दोस्तों वकीलों के द्वारा दीपांकर दत्ता के सामने यह भी कहा गया है कि 23 अगस्त 2010 में जो एनसीटी की अधिनियम या गाइडलाइन आया था उसमें पैरा 4 के सी सेक्शन में साफ साफ टीईटी का उल्लेख तो है, लेकिन उसमें इस बात का भी उल्लेख है कि यह योग्यता जो टीईटी है वो 2010 के पहले या जो 23 अगस्त 2010 का अधिनियम आया था इस अधिनियम के आने से पहले वाले शिक्षकों पर लागू नहीं होगा। तो इनके द्वारा दोस्तों वो भी बातें रखी गई। आगे यहाँ पर दोस्तों अंत में यह भी कहा गया कि तर्कों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कुछ याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि इस न्यायालय द्वारा अंजुमन के पैराग्राफ 217 में दी गई समय सीमा यानी टीईटी उत्तीर्ण करने के लिए 2 वर्षों का समय बहुत कम है, इसलिए वे योग्यता हासिल करने के लिए समय के उचित विस्तार की मांग करते हैं। और दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था 13 मई 2026 को जो सुनवाई हुई थी उसमें बहुत सारे राज्य के शिक्षक संगठनों ने यह कहा था कि फाइनली 2 साल के लिए जो है हमें कम समय मिला हुआ है तो आप हमारा समय बढ़ा दीजिए। तो शायद सुप्रीम कोर्ट ने यहीं पर फैसला जो है बढ़ा दिया है और आपका 1 साल बढ़ाया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों
देख पाएंगे 2 वर्ष का समय बहुत कम है, इसलिए हमें और समय मिलना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये देखेंगे फाइनली इनकी बातें मान ली गई हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात ये करते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या क्या निर्णय जो है दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो आएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात तो निर्णय ये दिया है कि हमने समीक्षाधीन आदेश पर याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों को विस्तार से सुना। यानी जज दीपांकर दत्ता अब निर्णय देते हुए ये कहते हैं कि जो यहाँ पर याचिकाकर्ताओं के वकील ने याचिकाकर्ताओं की तरफ से जितनी भी दलीलें पेश की गई हैं उन सभी दलीलों को हमने अच्छे तरीके से सुना है। आगे यहाँ पर कह रहे हैं उनकी यह शिकायत है कि उन्हें सुना नहीं गया। यानी दोस्तों मतलब जो वकील साहब हैं या जो हम सब लोगों ने मिल करके सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि जो 1 सितंबर 2025 को फैसला दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हमें सुना ही नहीं गया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने तो वैसे पूरे देश पे लागू कर दिया है। और बात सही भी है, आप लोग तो जानते हैं कि 1 सितंबर 2025 का जो फैसला आया है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो अपने मन से दिया गया है। किसी शिक्षक को, किसी वकील को थोड़ी बुलाया गया था, किसी शिक्षक संगठन को, ना तो सरकार के वकील को बुलाया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों वही चीज कहा गया है कि हमें सुना नहीं गया है। अब यहाँ पर जज दीपांकर दत्ता ये भी कह रहे हैं कि जो आप लोगों की शिकायत थी कि 1 सितंबर के दिन आपको सुना नहीं गया था, फाइनली हमने 13 मई 2026 को आपको ही सुन लिया है। यहाँ पर लिखा गया है कि उन्हें सुना नहीं गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अब यह भी दूर हो गया है। अब हम यहाँ स्पष्ट करने का प्रस्ताव करते हैं कि कानून में उनकी आपत्तियां क्यों मान नहीं हैं। यानी दोस्तों जज दीपांकर दत्ता के द्वारा पहली ही लाइन में ये कह दिया गया है कि आपने जितनी भी बातें यहाँ पर ऊपर तर्क दिए कि कोई कानून पहले लागू नहीं हो सकता, बाद में लागू नहीं हो सकता, तो फाइनली उसको नहीं मानते हैं। और हम क्यों नहीं मानते हैं उसके बारे में भी यहाँ पर जज दीपांकर दत्ता अच्छे तरीके से नीचे बताते हैं। यहाँ पर देखेंगे लिखा भी गया है कि हमने समीक्षाधीन आदेश पर याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों को विस्तार से सुना है और उनकी यह शिकायत है कि उन्हें सुना नहीं गया है, अब दूर हो गई है। और अब हम यह स्पष्ट करने का प्रस्ताव करते हैं कि कानून में उनकी आपत्तियां जो हैं क्यों मान्य नहीं हैं। पहली चीज तो दोस्तों यहाँ पर ये कहते हैं कि क्या आरटीई अधिनियम की जो है क्या भूत प्रभावी है। तो यहाँ पर दोस्तों इनके द्वारा ये कहा गया है, नीचे देख पाएंगे तो यहाँ पर लिखा गया कि याचिकाकर्ताओं की ओर से दी गई मुख्य दलीलें में से यह क्या भी थी कि ना तो आरटीई अधिनियम के प्रावधान और ना ही 2017 में पेश किया गया संशोधन अधिनियम, जहां तक भी टीईटी उत्तीर्ण करने की आवश्यकता संबंधित है, भूत प्रभावी रूप से संचालित माने जा सकते हैं और न्यायिक व्याख्या द्वारा सेवारत शिक्षकों पर लागू किया जा सकता है। संक्षेप में दलील यह थी कि जिन सेवारत शिक्षकों की नियुक्तियां प्रासंगिक समय पर प्रचलित भर्ती नियमों के अनुसार वैध रूप से की गई थी, उन्हें बाद में टीईटी योग्यता के अभाव के कारण अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। आगे यहाँ पर दोस्तों मतलब सुप्रीम कोर्ट दोस्तों ये कहता है कि अगर आपकी जैसे नियुक्ति 2009 में हुई थी या 2011 के पहले हुई थी, तब आपको सुप्रीम कोर्ट अयोग्य नहीं ठहरा रहा कि आप अयोग्य हो। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि प्रचलित भर्ती, देखो यहाँ पर लिखा गया है सेवारत शिक्षकों की नियुक्तियां प्रासंगिक समय मतलब उस समय जिस समय आपकी नियुक्ति हुई थी पर प्रचलित भर्ती नियमों के अनुसार वैध रूप से की गई थी, तो उन्हें बाद में टीईटी योग्यता के अभाव के कारण अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर स्वीकार कर लिया कि अगर आपकी नियुक्ति 2010 के पहले हुई है और आपके विज्ञापन के अधिनियम के या नियम के अनुसार हुई है, तब आपको अयोग्य सुप्रीम कोर्ट नहीं ठहरा है, बल्कि आपको सिर्फ ये कह रहा है कि आप एक परीक्षा पास करके जो है गाइडलाइन को पूरी कर लो, योग्यता हासिल कर लो, बस सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है। आप लोग यहाँ समझ लीजिए। आगे दोस्तों यहाँ पर ये लिखा गया है कि एनसीटी द्वारा जारी 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के पैराग्राफ 1 के साथ पठित पैराग्राफ काफी भरोसा जताया गया है, जो याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के अनुसार अधिसूचना जारी होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को निर्धारित न्यूनतम योग्यताएं प्राप्त करने से स्पष्ट छूट देता है। तो दोस्तों यही तमाम प्रकार की चीजें हैं। बाकी दोस्तों वीडियो जो है काफी लंबा होता जा रहा है, मैं आपको सभी को मुख्य मुख्य बिंदुओं पर पढ़ के बता देता हूं। बाकी ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड करके अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर 14 पॉइंट में ये लिखा गया है कि यह तर्क हमें प्रभावित करने में विफल रहता है। यानी कहने का मतलब हमारे वकीलों के द्वारा जितना भी तर्क दिया गया है अधिनियम से पहले कैसे लागू हो सकता है, ये वो तमाम प्रकार की चीजें, तो जज दीपांकर दत्ता के द्वारा यही कहा गया है कि वकीलों के द्वारा जितने भी तर्क दिए गए हैं वो सभी तर्क हमें जो है मतलब हमें समझाने में विफल रहते हैं। भले ही न्यूनतम योग्यताओं के निर्धारण को नियंत्रित करने वाले अधीनस्थ विद्वान जिनमें कोई भी अधिसूचना शामिल में कुछ छूटों का पता लगाया जा सकता है, ऐसे अधीनस्थ विधान मूल अधिनियम से ऊपर नहीं हो सकते हैं। इसलिए जांच को स्वयं अधिनियम पर ही केंद्रित होना चाहिए, जिसका अर्थ स्पष्ट है कि इसमें कोई वास्तविकता स्पष्टता नहीं है। आगे यहाँ पर दोस्तों ये भी लिखा गया कि हालांकि हमें अंजुमन में अपनी राय, यानी जो अंजुमन इसाते तालीम वाला केस था, में अपनी राय देने से पहले आरटीई अधिनियम की धारा
2023 को कई बार पढ़ने का अवसर मिला। तो दीपांकर दत्ता साहब ये कहते हैं कि हमने 1 सितंबर 2025 का जो फैसला दिया है अंजुमन वाला, उसको फैसला देने से पहले हमने कई बार उस अधिनियम को पढ़ा है, उसके बाद ये फैसला दिया है। और उन्होंने दोस्तों ये भी कहा कि हमने धारा 23 को कई बार पढ़ा, यहाँ पर लिखा भी गया है पहले लाइन में, धारा 23 को कई बार पढ़ा है। और यहाँ पर दोस्तों ये भी कहा धारा 23 में क्या क्या जिक्र है, तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर वीडियो को रोक करके अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। बस दोस्तों यहाँ पर आपको यही चीजें आना है, यहाँ देखेंगे ये पूरी की पूरी जानकारी जो है लिखी गई है। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे आप लोग नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फाइनली दोस्तों जो है ये 22 नंबर में कहा जाता है कि तर्कों के आधार पर पुनरीक्षण याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकीलों ने परंतुक पर भारी भरोसा करते हुए यह तर्क दिया है कि न्यूनतम योग्यताओं की आवश्यकता एनसीटीए के अधिनियम लागू होने से पहले कि किसी भी व्यक्ति पर लागू नहीं होगी। यह ध्यान देना प्रासंगिक है कि पहले परंतुक का उल्लेख करते समय विद्वान वकील दूसरे परंतुक को भूल गए। यानी दोस्तों जब यहाँ पर वकीलों के द्वारा ये कहा गया कि कोई कानून जो है कानून आने से पहले कैसे लागू हो सकता है, तो वकील जज साहब ये कह रहे हैं कि बात तो आपकी सही है कि चलिए ठीक है, मैं आपकी एक बात मान लेता हूँ कि जो अधिनियम आया था उससे पहले नहीं लागू हो सकता, लेकिन आप दूसरी बात को क्या भूल रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों फाइनली इनके द्वारा कहा गया 2 बातें जो है अधिनियम में है। पहली बात तो आप बता रहे हैं कि कानून पहले से लागू नहीं हो सकता, लेकिन जज दीपांकर दत्ता के द्वारा यह भी कहा गया कि वकीलों आप जो है दूसरी बात को भूल रहे हो। और दूसरी बात क्या है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। यहां पर दोस्तों इनके द्वारा साफ साफ ये कहा गया है, 22 नंबर में पढ़ेंगे, लिखा गया है कि तर्कों के दौरान पुनरीक्षण याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकीलों ने पहले परंतुक पर भारी भरोसा करते हुए यह तर्क तो दिया है कि न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता एनसीटी अधिनियम के लागू होने से पहले के किसी भी व्यक्ति पर लागू नहीं होगी। यह देना प्रासंगिक है, मतलब यह ध्यान देना सही बात है, सुप्रीम कोर्ट कहता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यह भी कहता है कि पहले परंतुक का उल्लेख करते समय विद्वान वकील यानी जितने भी वकील मौजूद थे दूसरे परंतुक को भूल गए हैं, यानी दूसरे प्रोवाइजो को भूल गए हैं। आरटीई अधिनियम के तहत इस आवश्यकता को सुदृढ़ करता है। न्यूनतम योग्यताएं उसमें निर्धारित अवधि के भीतर ही अर्जित की जानी चाहिए। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो न्यूनतम योग्यता है वो निर्धारित अवधि के भीतर ही अर्जित करना पड़ेगा, यानी कि 3 साल के अंदर, यानी 2028 के पहले। अब दोस्तों यहां पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कहा गया, 24 पॉइंट में आएंगे तो देख पाएंगे, लिखा भी गया 24 पॉइंट में यहाँ लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया बल्कि अनुच्छेद 21 के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को हम इंग्लिश में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बोलते हैं, तो क्वालिटी एजुकेशन बोलते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे इसमें बताया गया है। बाकी दोस्तों यहाँ पर भी ये तमाम प्रकार की चीजें हैं, आप लोग अच्छे तरीके से देख पाएंगे। ये भी दोस्तों कहा गया है कि अनुच्छेद 142 के तहत 2 वर्ष का छूट दिया गया था, लेकिन अब 3 वर्ष का हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पर मेन पॉइंट जो है 29 नंबर में है, आप लोग 29 नंबर में देख पाएंगे पूरे केस की डिटेल 29 नंबर में बताया, निष्कर्ष निकाल दिया। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा गया है कि इसलिए हमें समीक्षाधीन आदेश में कोई त्रुटि नहीं मिली। यानी जज दीपांकर दत्ता के द्वारा दोस्तों ये कहा गया है कि हमें 1 सितंबर 2025 के आदेश में कोई त्रुटि नहीं मिली। और आगे दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे रिकॉर्ड के प्रत्यक्ष स्तर पर कोई ऐसी स्पष्ट त्रुटि तो बिल्कुल भी नहीं मिली जो पुनरीक्षण का औचित्य प्रदान करे। ऐसा प्रतीत होता है कि पुनरीक्षण याचिकाकर्ताओं किसी भी मांग को राहत के हकदार नहीं है। यानी दोस्तों दीपांकर दत्ता ने साफ कह दिया है कि हमें 1 सितंबर 2025 को जो फैसला सुनाया है उस फैसले में कोई गलती नहीं मिली है, इसलिए हम किसी भी हाल में जो है कोई भी राहत नहीं देने वाले हैं। तो फाइनली दोस्तों कोई भी राहत तो नहीं मिली है, लेकिन 1 साल का समय बढ़ाया गया है, 2027 से 2028 कर दिया गया है। तो दोस्तों ये पूरी तरीके से राहत नहीं है, आप लोग भी जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे ये जो 29 नंबर है, यही दोस्तों पूरे केस की पूरी सुनवाई की 8 महीने के इंतजार को दोस्तों ये कह देता है कि फाइनली उनको कोई भी त्रुटि नहीं मिली है। और यहाँ पर दोस्तों अन्य चीजें भी लिखी गई, आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। मेन पॉइंट के बारे में आपको जानकारी देते हैं, जैसे दोस्तों यहाँ पर ये लिखा गया है 33 नंबर में आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे, इसमें ये लिखा गया है कि जो है ये 31 अगस्त 2027 से बढ़ा करके अब 31 अगस्त 2028 कर दी जाती है। यहाँ पर लिखा भी गया है कि जो है 2 समय सीमा 2 साल से बढ़ा करके जो है अब 3 साल जो है कर दिया गया, आप लोग देखेंगे। और दोस्तों ये समय सीमा जो बढ़ाया गया है वो आर्टिकल 142 के तहत यानी अनुच्छेद 142 के तहत बढ़ाया गया है, आप लोग देखेंगे। और दोस्तों नीचे यहाँ पर भी ये भी लिखा गया है जो है सभी राज्य सरकारों को ये आदेश दिया गया है कि अब जो है हर साल 2 बार यानी 6 महीने में 1 बार जो है आयोजन करें टेट का। यहाँ पर दोस्तों इसका भी फैसला दिया गया है, हर बार दो बार टीईटी का आयोजित करें, हर वर्ष, यहाँ पर लिखा गया हर वर्ष 2 बार करना है। आगे दोस्तों यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि हम पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं, यानी सबसे आखिरी में दोस्तों जज दीपांकर दत्ता के द्वारा यह भी कहा गया है कि हम पूरी तरीके से ये स्पष्ट करते हैं कि समय सीमा बढ़ाने की किसी अगली प्रार्थना पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी अगर आप लोगों ने फिर आया और सुप्रीम कोर्ट में केस डाला कि आप मेरा और समय बढ़ा दीजिए, प्लीज बढ़ा दीजिए, 3 साल से 5 साल कर दीजिए, तो अब ऐसी प्रार्थना
प्रार्थना हम स्वीकार नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि अगर हम यह पूरी तरह स्पष्ट कर देते हैं कि समय बढ़ाने के लिए किसी भी अगली प्रार्थना यानी अगली याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और 36 पॉइंट में दोस्तों ये कहा जाता है कि समीक्षाधीन आदेश के उपरोक्त संशोधन के साथ सभी याचिकाएं खारिज कर दी जाती हैं। यानी जो 65 या 65 से अधिक याचिका मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था, वो सभी की सभी याचिकाएं जो हैं खारिज हो जाती हैं। जो यहाँ पर 65 याचिकाओं का डायरी नंबर दिया गया है, आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को मैंने पूरे तरीके से ये ऑर्डर जो है अच्छे तरीके से हिंदी भाषा में ये जो है 23-24 मिनट के अच्छे तरीके से आपको बता दिया है। आप लोग जाइए और ऑर्डर जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर दोस्तों मैंने शेयर कर दिया, आप लोग डाउनलोड करके अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। बाकी अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक संघ।